नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किया। कहा, विश्व की खुशहाली और उज्जवल भविष्य भारत की समृद्धि में अंतर्निहित है। प्रधानमंत्री आज मुंबई से 2 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वे सैफी अकादमी के नए परिसर का भी शुभारंभ करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभा में बजट चर्चा पर जवाब देंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 का सफल प्रक्षेपण किया। तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स आज से जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में शुरू। और क्रिकेट में नागपुर में 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच के दूसरे दिन का खेल जारी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का शानदार शतक। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विश्व की खुशहाली और उज्जवल भविष्य भारत की समृद्धि में अंतर्निहित है। श्री मोदी लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बाजार के रूप में भारत अब समेकित बन रहा है और सरकारी प्रक्रियाएं साधारण बनाई जा रही हैं। देश की उभरती वैश्विक आर्थिक वृद्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी और रूस यूक्रेन संकट समेत विभिन्न वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारत विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि भारत ने कठिन दौर में लचीलापन और बेहतर स्थिति को फिर से बहाल करने की शक्ति प्रदर्शित की है। इसके पीछे देश के नागरिकों का बढ़ता हुआ विश्वास है। भारत की इकोनॉमी के आज के सामर्थ्य और यहाँ के मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आखिर पैंडेमिक और वॉर के शॉक के बाहर निकलकर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बना है। आज दुनिया की हर क्रेडिबल वॉइस ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में उत्तर प्रदेश के योगदान को स्पष्ट किया और कहा कि उत्तर प्रदेश के पास विश्व के अनेक देशों के मुकाबले और अधिक क्षमताएं हैं। सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहाँ वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम दिया और कहा कि एक तरफ सरकार किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए बढ़ावा दे रही है तो दूसरी ओर ऐसे अनाज के लिए वैश्विक बाजार भी विकसित कर रही है। हमने इस मिलेट को, मोटे अनाज को एक नया नाम दिया है, श्री अन्न। ये श्री अन्न जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अधिक है। ये सुपर फूड है। जैसा श्रीफल का माध्यम है, महात्मय है, वैसा ही श्री अन्न का भी महात्मय बनने वाला है। हमारे ये प्रयास है कि भारत का श्री अन्न ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को एड्रेस करे। दुनिया इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में भी मना रही है। श्री मोदी ने वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और निवेश यूपी 2.0 की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये मंच प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न अंग है। उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को पॉलिसी मेकर्स, कॉर्पोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन
इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने व्यापारिक समुदाय के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाया है और उन्हें पूंजी के सृजक के रूप में मान्यता दी है। आज राष्ट्र के कोटि कोटि जन एक साथ मिलकर नए भारत की जो विशाल इमारत निर्मित कर रहे हैं, उसकी बुनियाद में इसी विश्वसनीयता की ही मजबूती है। आज दुनिया भारत को आशा और संभावना की दृष्टि से देखती है, तो उसके पीछे भी यही विश्वसनीयता है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिन में बाद में वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया। 3 दिन के इस सम्मेलन में कई निवेश क्षेत्रों में विभिन्न सत्र आयोजित किए जाने हैं। प्रधानमंत्री आज मुंबई से 2 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहली ट्रेन शिरडी से और दूसरी सोलापुर से रवाना होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री मुंबई के मरोल में दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान अल्जामी तुसैफिया सहवी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। निकल पड़े स्वाधीनता के मदभाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। सुनिए स्वराज का ऑडियो संस्करण शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे से ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज दोपहर बाद लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में केंद्रीय बजट 2023-24 पर आज फिर चर्चा हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के लोगों के कल्याण के लिए कई सरकारी उपायों का उल्लेख किया। भाजपा सांसद किरीट सोलंकी ने कहा कि केंद्रीय बजट में गरीबों, महिलाओं, युवाओं और समाज के अन्य वर्गों के हितों को ध्यान में रखा गया है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेजों और एम्स के कामकाज को लेकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ चर्चा के बाद सदन से वॉकआउट किया। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस, डीएमके और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मांडविया की उन टिप्पणियों पर आपत्ति की जिसमें उन्होंने कहा था कि वे किसी भी मेडिकल कॉलेज को बुनियादी ढांचे और फैकल्टी के बिना काम नहीं करने देंगे। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। त्रिपुरा में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता प्रचार में जुटे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्य में रैलियों को संबोधित करेंगे। बोरदलोई सीट पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। पिछले साल के उपचुनावों की तरह इस बार भी अगरतला शहर के टाउन बोरदोले सीट पर मुख्यमंत्री मानिक साहा और कांग्रेस के प्रत्याशी आशीष कुमार साहा के बीच सीधे मुकाबला होने की संभावना है। पूर्व टीएमसी और भाजपा नेता तथा 3 बार के विधायक आशीष कुमार साहा पिछले साल भाजपा छोड़कर फिर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 47,000 मतदाता है। वैसे तो यहाँ कुल 3 उम्मीदवार है, लेकिन इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला होने की पूरी संभावना है। दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक मतदाता को रिझाने में लगे हुए हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। त्रिपुरा में 60 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा। मतगणना 2 मार्च को होगी। उधर मेघालय और नागालैंड में आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद मेघालय में 375 और नागालैंड में 200 नामांकन पत्र वैध पाए गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV रॉकेट D2 का सफल प्रक्षेपण किया। ये प्रक्षेपण सुबह 9:18 पर किया गया। SSLV रॉकेट की ये दूसरी उड़ान थी। एक रिपोर्ट।
SSLV-D2 की सफल उड़ान के जरिए उपग्रहों को सटीकता के साथ नियत कक्षा में स्थापित किया गया। प्रक्षेपण देखने के लिए इसरो में एकत्रित वैज्ञानिक और आमंत्रित लोगों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। रॉकेट ने नियत समय में उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। EOS-07 उपग्रह का उपयोग भू प्रेक्षण के लिए किया जाएगा। स्पेस किड्स इंडिया के छात्रों द्वारा डिजाइन किया गया आजादी सेट 2 एक लो रेंज और शौकिया रेडियो संचार क्षमताओं वाला उपग्रह है। श्रीहरिकोटा से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वस्थ जीवन के लिए योग के महत्व को दोहराया है। राष्ट्रपति आज भुवनेश्वर में जनाना प्रभा मिशन के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों ने लोगों के जीवन में योग के महत्व को अब समझा है। राष्ट्रपति मुर्मू ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर आज भुवनेश्वर पहुंची थीं। तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप में अब तक 21,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। अत्यधिक ठंड के कारण बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा की वेटलिफ्टर संजना ने 76 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रिकॉर्ड तोड़े। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में खेले जा रहे खेलो इंडिया युवा खेलों के 11वें दिन हरियाणा की वेटलिफ्टर संजना ने 76 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रिकॉर्ड तोड़े। कबड्डी में भी हरियाणा ने बालक और बालिका दोनों वर्ग में खिताब जीता। खेलो इंडिया युवा खेलों में महाराष्ट्र का दबदबा कायम है। महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने अब तक 133 पदक जीते हैं। इनमें 44 स्वर्ण, 49 रजत और 40 कांस्य पदक शामिल हैं। हरियाणा 38 स्वर्ण पदक सहित कुल 98 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। मेजबान मध्य प्रदेश 28 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश के खाते में अभी तक कुल 73 पदक आए हैं। राजस्थान 37 पदकों के साथ चौथे और केरल 33 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कल संपन्न होंगे और उधर तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स आज से जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में शुरू हो गए हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलों का उद्घाटन किया। 5 दिन तक चलने वाले इन खेलों में देश भर के 1500 से अधिक खिलाड़ी 9 विभिन्न स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। नागपुर में 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच के दूसरे दिन चायकाल तक भारत ने 5 विकेट खोकर 226 रन बना लिए हैं। भारत ने आज 77 रन के कल के स्कोर पर खेलने आगे शुरू किया। भारत ने कल पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 177 रन पर समेट दिया था। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC कल से नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में फूड फेस्टिवल श्रृंखला की शुरुआत करेगी। 2 दिन के खाद्य महोत्सव टेस्ट द वर्ल्ड और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष विषयों पर आधारित है। इसमें G20 देशों और अतिथि देशों के व्यंजन परोसे जाएंगे। लद्दाख के करगिल जिले में पिछले 12 घंटों से भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने करगिल और घाटी के अधिकांश स्थानों पर बर्फबारी के साथ बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। बाद में बर्फबारी में धीरे धीरे कमी आने की उम्मीद है। महिला और बाल विकास मंत्रालय कल से उत्तर प्रदेश के आगरा में G20 एम्पावर ग्रुप की 2 दिवसीय आरंभिक बैठक आयोजित करेगा। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर ग्रुप महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता दे रहा है। इसका उद्देश्य चुनौतियों को अवसर में बदलना और कार्यकाल में महिलाओं को अधिक से अधिक शामिल करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए सम्मिलित प्रवेश परीक्षा 2023 21 मई से आयोजित करेगी। परीक्षा के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मार्च है। और जानकारी के लिए उम्मीदवार 011407590000 पर संपर्क कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किया। कहा, विश्व की खुशहाली और उज्जवल भविष्य भारत की समृद्धि में अंतर्निहित है। प्रधानमंत्री आज मुंबई से 2 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सैफी अकादमी के नए परिसर का भी शुभारंभ करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभा में बजट चर्चा पर जवाब देंगी।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 का सफल प्रक्षेपण किया। तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स आज से जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में शुरू और नागपुर में 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल जारी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का शानदार शतक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।